Hello guys, I am Akhtar Khan, your history educator on Abhita Sharma classes, and today we will cover the age of conflict. But before we resume, here is a wonderful announcement for you all. Unacademy has got UPSC CSE aspirants a free test series made by top Unacademy educators. To unlock the plus experience for free and start learning from the best, use code ABITA10. अब यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जो है एक बहुत ही खुशी की खबर है। ओके, यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर। ओके, टेस्ट सीरीज यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मिनट्स के लिए, और यहाँ पे जो है आपको डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस भी दिया जाएगा। इसके बाद आपका एक जो दूसरा प्रोग्राम है वो है अनअकैडमी राइज 2.2। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 मिनट्स का जो है आपका ड्यूरेशन होगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में ये अवेलेबल होगा। उसके बाद आता है आपका अनअकैडमी इम्पल्स। यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड यू विल गेट 40 मिनट्स विथ डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस। ये थ्राइस अ वीक होने वाला है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। नाउ हाउ यू कैन एनरोल इन द टेस्ट फॉर फ्री? यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. You have to register or sign in on the app. You have to select the goal as UPSC CSE. You have to click on the link above and then on enroll. When prompted, please enter code APITA10 to activate your free plan. Take part in the largest online free test series for UPSC CSE aspirants. These test series will have questions from complete syllabus of UPSC prelims and mains. The tests are created by the Unacademy top educators. Detailed analysis for all tests by top educators in order to improve your command and clear all your doubts. Ranking for the test would be provided if you take up the test live. The test paper would be available in both Hindi as well as English. Hurry up, enroll now. Let's begin today's class, the age of conflict. अब ये जो आपका जो टाइटल है, इसे क्या समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल जो समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको भी जो है वही समझ में आ रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है। ये अभी हम जो है बात करने वाले हैं एक कॉन्फ्लिक्ट वाले समय की। ठीक है, ऐसा समय जब पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं पीरियड 1000 AD टू 1200 AD के बारे में। ओके, हम ये 200 साल को जो है देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है मतलब भारत पे फिर एक तरीके से खतरा आ चुका था। भारत में जितना किंगडम्स थे उनके लिए एक नया खतरा बन के आता है। अब इसके आगे से ना आपके एक नए किंगडम की शुरुआत होगी, तो आपको उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है। आगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लाया करता है। इसके पहले आई होप कि आपने ये 3-4 वीडियोज जो है देख लिए होंगे। पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास कैसे राइज हुए थे, उनके डिक्लाइन पे ये जो है नया आपका ये जो नए डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है हमको। अब 100, जैसा मैंने बताया आपको, 1000 से 1200 तक का जो पीरियड था, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए, बहुत रैपिड चेंजेस आए। ये वेस्ट में हो रहा था, सेंट्रल एशिया में हो रहा था और नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। ठीक है, तो वेस्ट एशिया मतलब आपका जो अरब वाला रीजन है, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, और हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे हमको। और यही डेवलपमेंट मतलब यही यहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे थे, जिस वजह से तुर्क्स जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ मुड़ चुके थे। तुर्क्स आपके टर्की को बिलोंग करते थे, आज जो देश टर्की है। ठीक है, और ये जो एक तरीके से नॉर्थ इंडिया की तरफ निकल चुके थे। ओके, अपना जो रूल है उसको लीड करते हुए। अब हमने इसके पहले अब्बासिड कैलिफेट के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है ना, अब्बासिड एम्पायर्स के बारे में, जो कैलिफ के बाद आते हैं, है ना, जिनको जो है समझा जाता है कि ये जो है मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के ट्राइब्स को बिलोंग करते थे। 9th सेंचुरी के आते आते ये डिक्लाइन होने लगे और इनकी जगह ले ली जो है इस्लामाइज्ड टर्क्स ने। अब ये तुर्क्स ने जो है कैसे इनकी जगह ले ली, जरा इनके बारे में बात करेंगे। मीनवाइल इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमने देखो प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और बाकी चीज़ों के बारे में बात की थी। अब नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिहारा की बात करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहारा का। अब जो गुर्जर प्रतिहारा है एम्पायर, ये भी एक तरीके से जो है काफ़ी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में आ गया था नॉर्थ इंडिया में। वहाँ पे भी एक नया फेज स्टार्ट हो गया था वापस डोमिनेशन के लिए। ठीक है, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। इस वजह से जो है काफ़ी कम ध्यान दिया गया जो अग्रेसिवनेस या जो एक्सपांशनिस्ट टर्किश स्टेट्स से आपके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है, या जो वेस्ट एशिया में बदलाव हो रहे थे, वहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया। जितने भी इंडियंस के, इंडिया के जो रूलर्स थे, जो किंगडम्स थे, वो अपने नॉर्थ इंडिया की तरफ ही बजे हुए थे। अब ये मैप आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये घुरिद सुल्तानत, अब ये क्या है, इसका आगे जो है जिक्र होगा। और यहाँ पे आप जो इंडिया का मैप देख सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे हमारे दूसरे रूलर्स हैं। अच्छा, ये जो है ये कब का है? ये आपका 1200 AD का है, लेकिन इसके पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके प्रतिहारास वगैरह थे, यहाँ पे पालास वगैरह थे, लेकिन अब यहाँ पे होयसलास और पांड्यास आ गए थे।
अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो है ये चोलास को थोड़ा बहुत हटा देते हैं, खुद डोमिनेट करने लगते हैं। देखो चोलास आपको थोड़े बहुत साइड में दिख रहे होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। काबुल, कंदाहार और जो उसके नेबरिंग एरियाज थे ना साउथ वाले, जिसको जबुल कहा जाता था या जमीन द्वार कहा जाता था, इनको जो है ना इंडिया का पार्ट कंसिडर किया जाता था। आज हमारा भारत देश जो है मतलब काफ़ी अलग हो चुका है। पहले का भारत देश काफ़ी अलग था, काफ़ी बड़ा था। बहुत सारे बुद्धिस्ट और हिंदू श्राइन्स भी थे इस एरिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एक कोलोसल स्टैचू था बुद्धा का, ठीक है, बुद्ध का 53.5 मीटर का। और ये कहाँ पे था? बमियान पे। और यहाँ पे बहुत सारे केव्स भी थे जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे, हजारों में मॉन्क्स रहा करते थे, ठीक है। और जो एरिया आपका एक रिवर था ऑक्सस, ऑक्सस रिवर जो है उसके आजू बाजू का जो इलाका था, वहाँ पे बहुत सारे डिनेस्टीज ने रूल किया। कुछ ये भी क्लेम करते कि हम कनिष्क के डिसेंडेंट हैं, मतलब हम जो है कनिष्क के एक तरीके से हेरिडिटरी आगे आने वाले रूलर्स हैं। अब ये जो किंगडम्स थे, यहाँ पे एक बहुत ही मिक्स्ड पॉपुलेशन हमको लोकल ट्राइब्स की देखने को मिली, जैसे हुनास, तोक्स, एक्साइल्ड इरानियंस एंड इंडियंस सच एज भाटी राजपूत, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने को मिला। अब अरब जो है कहीं ना कहीं घुसना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन इनको जो है काफ़ी मतलब स्टिफ रेजिस्टेंस दिया इन लोगों ने मिलके। और कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे जो है एक तरीके से मतलब हमेशा जो है दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ लड़ाइयाँ चलती थी और काफ़ी जो है डैमेज होता था। ओके, तो उस तरफ अरब जो है ये करते थे, यहाँ से ये लोग जो है मिलके अपने आप को रोकने की कोशिश करते थे। देखो यहाँ पे ये है आपका कोलोसल स्टैचू गौतम बुद्ध का 53.5 मीटर। यहाँ पे देखो बीच में आपको बहुत सारे स्पेस दिख रहे होंगे, ऐसे जो है बहुत सारे केव्स थे जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे। अब कहानी शुरू होती है गजनवीज की, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 9th सेंचुरी के एंड होते होते ट्रांसऑक्सियाना, खुरासन और कुछ ईरान का पार्ट, अब ये जो मैंने नाम लिया ना, ये ईरान के आजू बाजू वाले सारे इलाके थे। यहाँ पे अब जो है रूल कौन कर रहा था? यहाँ पे समानिड्स अंपायर यूज कर रहे थे। समानिड्स आपके ईरानियंस थे बाय डिसेंट, मतलब ये ईरान के ही थे। ओके, अब जो समानिड्स थे वो लगातार मतलब लड़ते रहते थे, नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब्समैन थे। अब जो टर्किश थे वो पहले से जो है मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, नॉन मुस्लिम थे, तो हमेशा एक स्ट्रगल जो है स्टार्ट रहती थी। अब इसी स्ट्रगल में एक नए सोल्जर का, एक नए योद्धा का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं गाजी। और जो इस्लामाइज्ड तुर्किश ट्राइब्स है वो एक तरीके से जो है फिर मतलब बहुत एक ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स बन के आती है और एक तरीके से क्रूसेडर्स बन के आती है। लेकिन किसके डिफेंडर? तो इस्लाम के डिफेंडर बन के आती है। लेकिन जो लव था वो जो प्लंडर का जो लव था वो एक तरीके से साइड बाय साइड चल रहा था विद द डिफेंस ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे वो इस्लाम को बचा रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ काफ़ी तबाही भी मचा रहे थे। अब समानित गवर्नेंस में एक तुर्किश स्लेव था जिसका नाम था अलप्तिगिन। अलप्तिगिन की पूरी कहानी आगे आप सुनोगे। अलप्तिगिन की कहानी बड़ी जो है एक तरीके से आप मतलब ये सोच सकते हो कि कैसे एक जो है स्लेव कैसे एक राजा बनता है, कैसे महान योद्धा बनता है, ठीक है। अलप्तिगिन जो एक स्लेव हुआ करता था वो जो है कोर्स ऑफ टाइम में अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेता है जिसका कैपिटल हमको गजनी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो समानित किंगडम है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और गजनवीज जो है वो काम संभालने लगते हैं। वो जो है इस्लामिक लैंड्स को डिफेंड करते हैं फ्रॉम दी सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन। अब जो एशिया का सेंट्रल पार्ट है वहाँ से बहुत सारे ट्राइब्स जो है एक तरीके से इन्वेड करते थे, लेकिन उनसे बचाने का काम गजनवीज का था। और इसी कंटेक्स्ट में महमूद ने थ्रोन असेंड किया 998 to 1030 AD तक वो जो है रूल करे। कहाँ पे थ्रोन असेंड किया? गजनी में। तो महमूद गजनी के बारे में आपने सुना ही होगा, ये उसी महमूद गजनी की बात हो रही है। महमूद गजनी को हीरो समझा जाता है इस्लाम का। जो मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस है वो ये समझते थे कि ये जो है हीरो है इस्लाम की, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से जो है इस्लाम को बचाया सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर से जो अटैक, जो आक्रमण होने वाले थे। और महमूद का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, डिफेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट्स में अगेंस्ट द टर्किश ट्राइब। और ईरानियन कल्चरल में रेनेसेंस जो है एक तरीके से ये हो रहा था, तो उससे भी एक तरीके से बचाना। अब उनके हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, महमूद काफ़ी अच्छे थे। लेकिन भारत देश में अगर इनकी मेमोरी पूछी जाए या भारत देश में अगर इनको याद किया जाता है तो इनको याद किया जाता है एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, प्लंडरर ऑफ टेम्पल्स। महमूद ने 17 रेड्स करीब जो है लगाए थे इंडिया पे। इनिशियल रेड जो है हिंदू शाही रूलर्स के अगेंस्ट था, मतलब वो जो वो रूलर जो आपके पेशावर पंजाब पे जिन्होंने अपना कंट्रोल जमा रखा था। हिंदू शाही रूलर आपके जो जयपाला, ठीक है, ये जो है डिस्प्लेज समानित गवर्नर जो गजनी के थे, ठीक है। अब समानित जो आपके समानित रूलर है आपको पता है ना, ईरान के डिसेंडेंट, जिनको वहां से हटा दिया किसने? अलप्तगिन ने। अब जो है वो आ गए, जयपाला के साथ मिल गया भाई। उसके बाद और 2-3 रूलर साथ में आ गए, जैसे भट्टी रूलर ऑफ द एरिया अराउंड मुल्तन और आमिर ऑफ मुल्तान। इन्होंने जो एक तरीके से अपना एक ग्रुप बना लिया
और गजनी पे जो है इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन भले ही इतना बड़ा ग्रुप बना लिए थे लेकिन ये हार चुके थे। ठीक है, उसके बाद एक और फ्यूरियस बैटल होता है 1001 में, जहाँ पे जयापाला को वापस हरा दिया जाता है। महमूद जो है शाही कैपिटल की तरफ काफ़ी ज़्यादा एडवांस करता है और थरोली मतलब जो है बहुत नुकसान पहुंचा देता है। उसके बाद पीस जो है एक तरीके से मतलब शांति लाई जाती है। शांति कैसे लाई जाती है, जो इंडस का वेस्ट वाला टेरिटरी है वो महमूद को दिया जाता है। इंडस नदी आपको पता है ना, तो ये हमारा भारत देश, ठीक है, भारत देश से यहाँ से निकलता है आपका इंडस, और इंडस वेस्ट, तो यहाँ पे जो शाही कैपिटल की बात हो रही है ना आज, वो हमारा पाकिस्तान है। तो इन्होंने जो है मतलब दे दिया इलाका। ठीक उसी के कुछ समय बाद जयपाला मर जाता है, उनके बेटे आनंदपाला आते हैं, और बाद में हमको ये मालूम पड़ता है कि जयपाला खुद जो है एक तरीके से मतलब फुनरल पायर पे जो है एंटर करते हैं, मतलब एक तरीके से मरने की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हैं अपने डिफीट के बाद, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने खुद को ही मतलब एक डिस्ग्रेस कर लिया है, खुद को ही मतलब जो एक तरीके से चोट पहुंचा ली है। हारने के बाद में एक डिसिसिव बैटल होता है, वापस वो इंदस नदी के पास लड़ा जाता है 1009 में। यहाँ पे आनंदपाला को भी जो है हरा दिया जाता है। महमूद गजनी यहाँ पे आनंदपाला को हरा देते हैं, पूरे कैपिटल को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, जो उनका नंदना जो कैपिटल था, उसके साथ साथ जो उनका फोर्ट था उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, नागरकोट। आनंदपल जो है एक तरीके से वो एक तरीके से कुछ मतलब वहाँ पे हरा दिया उनको। फिर आनंदपल को जो है एक तरीके से कुछ समय रूल करने दिया लाहौर पे एज अ फ्यूडेटरी, मतलब अपना बताया था ना मैंने, फ्यूडेटरी मतलब जैसे कुछ लैंड वगैरह दे दी और उसकी जिम्मेदारी दी गई, तो ये अपना थोड़ा बहुत संभाल रहे थे, लेकिन ये लैंड इनकी थी या नहीं। लेकिन 1015 में महमूद जो है लाहौर तक आते हैं, वापस पूरा प्लंडर करते हैं और आनंदपल को वहाँ से भी भगा देते हैं। जल्दी जो गजनविद आपकी टेरिटरीज हैं वो रिवर झेलम तक आ जाती है। रिवर झेलम अगर आपको पता हो मैप, तो जैसे हमारा ये कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर के यहाँ से इंदस निकलता है, उसके नीचे से आता है हमारा रिवर झेलम, तो वहाँ तक आप इमेजिन करो, ईरान से पूरा मतलब वहाँ तक जो है इन्होंने अपना पूरा कब्जा जमा रखा था। ठीक है, अब जो स्ट्रगल था शाहीज के खिलाफ वो थोड़ा सा लंबा चल उठा। ठीक है, शाहीज ने भी मतलब काफ़ी अच्छा रेजिस्ट किया। इस स्ट्रगल में शाहीज को सपोर्ट मिल रहा था मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान का, और ये काफ़ी नोटवर्दी है कि कोई भी राजपूत रूलर जो है एक तरीके से शाहीज को मदद करने नहीं आया, तो जो शाहीज है आपके बेचारे वो अकेले ही लड़ रहे थे। 1015 में महमूद जो है एक तरीके से काफ़ी पॉइज्ड हो जाता है एक अटैक के लिए, मतलब उसको अटैक करना होता है लेकिन वो रुक जाता, तैयारी बनाता है, और उसी के जो है आपके 6 सालों में, ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ अ डजन ईयर, महमूद अचानक इतने सारे मतलब सीरीज ऑफ जो है एक्सपेडिशन और अटैक जो है लॉन्च करता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आपका जो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स का वाला पार्ट है ना, वो वाला। और ये जो रेड्स थे इनका ये था कि भाई अमीर जो रिच टेम्पल्स हैं उनको लूट लेना है, सारे वेल्थ को जो है मतलब लूट लेना है, और जो अपने ये है मतलब जो दुश्मन मिलेगा उनको ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये जो इनको इतना वेल्थ मिल गया था ना, इससे ये सेंट्रल एशिया में जो एनिमीज थे इनके, उससे उनके खिलाफ भी लड़ पा रहे थे। महमूद ने एक तरीके से एक बहुत ही मतलब जो है एक अपना अलग इमेज बनाया था। ठीक है, इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ दी इमेजेस भी कहा गया। ठीक है, मतलब इन्होंने काफ़ी ऐसे ये काम कर दिए। ठीक है, लेकिन जो मिडीवियल मुस्लिम हिस्टोरियंस थे वही इनको जो है थोड़ा बड़ा मानते थे, थोड़ा अच्छा मानते थे। ठीक है, तो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की, बट सारे लोग जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब महमूद गजनी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ गुड रूलर। पंजाब में महमूद रेड करता है। ठीक है, महमूद रेड करता है थानेसार, जो ओल्ड कैपिटल रहता है हर्षा का, और ये जो है सबसे डेयरिंग रेड था उसका। और इसके साथ साथ कन्नौज के खिलाफ भी एक बार वो रेड करता है 1018 में, और सोमनाथ के खिलाफ जो है रेड करता है गुजरात में 1025 में। और ये सब इतना क्यों कर पा रहा था, समझ में आ रहा है? ये सब इतने इम्प्यूनिटी से इस वजह से कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट थी नहीं नॉर्थ इंडिया में। समझ में आ रहा है? कोई अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा था कि जो महमूद ने जो है टेरिटरीज ले लिए हैं, और ऐसा मतलब कंडीशन आ चुका था कि नॉर्थ में कोई था ही नहीं। महमूद भी आ रहा था, अटैक कर गया था, लेकिन महमूद गजनी भी मतलब एक तरीके से अनेक्स करने के चक्कर में नहीं थे। ठीक है, लेकिन तो भी जो गजनवीज हैं वो अपना जो प्लंडरिंग वाला सिलसिला है वो चालू रखते हैं, मतलब आते हैं तबाही मचा के गंगेटिक वैली में, राजपुताना में जाते हैं, और वो ऐसे पोजीशन में नहीं थे कि मतलब वो जो एक तरीके से सीरियस मिलिट्री डेंजर जो है पहुंचा सके इंडिया को। साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टेट जो है एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में भी आने लगे, जो गजनवीद के रेड को काउंटर करने लगे। अब यहाँ पे आता है आपका राजपूत स्टेट, अब एक नया सेक्शन राइज होता है राजपूत। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि भाई ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रतिहारा एम्पायर ब्रेक होता है, बहुत सारे राजपूत स्टेट जो है आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं आपके घाड़वलास ऑफ कन्नौज, परामराज ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर,
इसके साथ साथ छोटे डायनेस्टीज भी थे अलग अलग कंट्री के पार्ट में, जैसे कल्चुरीज जो मॉडर्न जबलपुर के आसपास था, चंडीलास जो बुंदेलखंड के आसपास था, चालुक्यास जो गुजरात के थे, तोमर जो दिल्ली के थे। इस तरीके से पूरा ये था इनका ग्रुप था। अब बेसिस क्या था राजपूत सोसाइटी का, वो था क्लैन, मतलब इनका एक ग्रुप होता था, एक क्लैन होता था, हर क्लैन का एक डिसेंट होता था, मतलब एक किसी इंडिविजुअल एक कॉमन एंसेस्टर थे इन क्लैन के। अब वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लैन जनरली जो है कॉम्पैक्ट टेरिटरी को डोमिनेट करता था, मतलब एक स्पेसिफिक टेरिटरी को डोमिनेट करता था। अब इसमें चीफ क्या करता, जो है लैंड अलॉट करता गांव में अपने सब चीफ्स को, ठीक है। अब सब चीफ्स क्या करते, इंडिविजुअल राजपूत वॉरियर्स को एक तरीके से जो है वो लैंड अलॉट करते, और उसको जो है मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो जो है परिवार का मेंटेनेंस और जो है हॉर्सेस का सारा जो है ये संभाले। इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई थी। और राजपूत का एक स्पेशल जो है कैरेक्टरिस्टिक था कि अटैचमेंट टू लैंड, फैमिली एंड ऑनर, मतलब इनके लिए तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि लैंड, फैमिली और ऑनर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे वो। हर राजपूत स्टेट जो है वो किसी राणा या रावत से जो है एक तरीके से रूल्ड हो रहा था, इन कंजंक्शन विथ हिज चीफ्स हु वर जनरली हिज ब्लड ब्रदर्स। ओके, राणा रावत के साथ मतलब जो चीफ्स थे, अब चीफ्स के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो ये मिलके जो है एक तरीके से रूल कर रहे थे। ओके, अब राजपूत ऑर्गेनाइजेशन राजपूत ऑर्गेनाइजेशन था, जो राजपूत की सोसाइटी थी, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे थे। एडवांटेज ये था कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इगैलिटेरियनिज्म था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है भाई वाला व्यवहार था। ओके, लेकिन यही सेम ट्रेट बहुत मुश्किल आता था डिसिप्लिन लाने में, क्योंकि सब भाई है तो आप डिसिप्लिन नहीं ला सकते, आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, है ना, आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। इससे क्या हुआ कि सेवरल जनरेशन जो है एक तरीके से आने वाले समय में जो है थोड़ी वीकनेस देखने को मिली हमको राजपूत में। लेकिन इनकी जो बेसिक वीकनेस थी वो ये थी कि जो है ये एक्सक्लूसिव ग्रुप और सब अपने आप को जो है दूसरे से सुपीरियर बताते थे, इससे बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी होता था। अब 8th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था, पर्टिकुलरली बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी, ये ऐसा माना जा सकता है कि मतलब जो है ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी अपने क्लाइमैक्स पे था, अपने हाइट पे था। बहुत सारे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स जो है आज भी ट्रेस किए जा सकते हैं बैक टू दैट पीरियड। अब जो स्टाइल था वो कौन सा था, अब जो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में आता है, मतलब प्रोमिनेंस में आता है इस समय, उसको हम बोलते हैं नागरा। ठीक है, ये आपको पूरे देश में मिल जाएगा, लेकिन इसका जो मेन सेंटर है ना वो कुछ जगहों पे है, जैसे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, आप इसको गूगल करके ज़रा सर्च करके देख सकते हैं। ये जो है टॉल कर्व्ड स्पाइरल रूफ होते थे काफ़ी, ठीक है, ओवर दी गर्भगृह या डीटी रूम, मतलब जो भगवान वाला रूम होता था उसके ऊपर एकदम स्पाइरल कर्व रूफ होते थे। एंटी रूम होता था, मंडपा जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ सैंक्टम सैंक्टोरम होता था, काफ़ी मतलब एक अगर आप मंदिर में एंटर करो बीच में देखो खाली स्पेस रहता है, वो वाला रीजन। ओके, और बहुत बार जो है टेम्पल बड़े बड़े वॉल से एनक्लोज भी होता था, जिसके लॉफ्टी गेट्स होते थे। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव टेम्पल जो है इसी तरह के हमको देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल देखो, या भुवनेश्वर में जो टेम्पल्स देखो आप, या परसवनाथा टेम्पल, विश्वनाथा टेम्पल, कंदारिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो, तो ये एक तरीके से हमको जो है इसी स्टाइल को डिपेक्ट करता हुआ दिखाता है। और काफ़ी रिच और इलैबोरेट कार्विंग हमको ये दीवार पे देखने को मिलती है। ओके, ये दिखाता है कि मतलब कैसे जो है स्कल्पचर का आर्ट अलग ही हाइट पे चले गया था इस पीरियड में। बहुत सारे टेम्पल्स चंदेलास ने भी बनाए थे जो इन एरियाज को रूल कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 9th टू एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। तो ये काफ़ी जो है मैग्निफिसेंट वर्क हमको देखने को मिला इन टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी। अब ओडिशा में भी बहुत सारे मैग्निफिसेंट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, ठीक है, जैसे लिंगराज टेम्पल है ना 11th सेंचुरी में, उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क। तो आर्ट एंड कल्चर का ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो प्लीज़ आप अभी इसको जो है दिमाग में रखो, लर्न करो कि आपको एटलीस्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो आप आर्ट एंड कल्चर जब करोगे तो आपको ये सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ना होगा। सन टेम्पल कोणार्क 13th सेंचुरी, उसके बाद जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, ये भी काफ़ी फेमस है। और कुछ टेम्पल्स जैसे कि सोमनाथ टेम्पल, ये काफ़ी इतने वेल्दी हो गए कि ये बहुत सारे विलेजेस पे जो एक तरीके से रूल करने लगे और बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे। राजपूत रूलर्स जो है ये भी पैट्रोनाइज कर रहे थे आर्ट्स और लेटर्स को। बहुत सारे बुक्स और प्लेस भी लिखे गए संस्कृत में इस पीरियड में। और उसके बाद वस्तुपाला एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर हुआ करते थे, चालुक्यन रूलर भीमा के गुजरात में। ये भी राइटर थे, स्कॉलर थे, ठीक है, पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स। और जो है एक तरीके से जो बिल्डर लोग थे उनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे काम अपभ्रंश और प्रकृत भाषा में भी किया गया था।
ओके, अब जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमस थे उनमें वो थे हेमाचंद्र, जिन्होंने जो है संस्कृत अपभ्रंश दोनों ही भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें लिखी, अपने वर्क दिखाए। ब्राह्मणिज्म के रिवाइवल के साथ संस्कृत जो है एक तरीके से अपभ्रंश और प्राकृत को भी अपर क्लास में देख रहा था, ठीक है। लेकिन लिटरेचर जो था इन भाषाओं में वो एक तरीके से जो है काफ़ी जो नज़दीक था इन लैंग्वेजेस, मतलब जो बोलने वाली भाषा थी वो भी जो है प्रोड्यूस कराई जाने लगी। जो मॉडर्न नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सारी भाषाएं हैं, इन्हीं भाषाओं से, इन्हीं पॉपुलर लैंग्वेजेस से जो है आती हैं इस पीरियड के। तो काफ़ी अच्छा खासा हमको डेवलपमेंट देखने को मिला। अब नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, कैसे टर्किश ने जो है कॉन्क्वेस्ट किया नॉर्थ इंडिया का। अब जब गजनवी जो है पंजाब को अपने कब्जे में कर लेते हैं, दो तरह के हमको जो है रिलेशन देखने को मिलते हैं मुस्लिम और हिंदूज में काम पे। एक तो वो था कि मतलब जो एक तरीके से जो है काफ़ी प्लंडर किया जाता था, मतलब गंगटी वैली में रेड्स किए जाते थे, ठीक है। और राजपूताना जो रीजन है वहाँ पे जो है रेड किया जा रहा था। जो महमूद के सक्सेसर्स थे, मतलब जो महमूद के आगे जो आने वाली पीढ़ी थी वो कर रही थी, और जो रूलर्स थे राजपूत स्टेट के, उन्होंने मतलब एक रेजिस्टेंस जो है करके रखा था, कोशिश कर रहे थे, हमेशा जो है रेजिस्ट करते थे इन रेड्स के अगेंस्ट, बहुत बार जीते भी है बहुत सारे ओकेजन्स पे। दूसरा लेवल जो था मुस्लिम ट्रेडर्स को अलाउड किया जाता था, ठीक है, हमारे देश में उनको वेलकम भी किया जाता था। और इससे क्या हो रहा था, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो ट्रेड है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा था विद दी सेंट्रल इन्वेस्टेशन कंट्रीज। तो इस तरीके से जो स्टेट का इनकम है वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। तो ये दो अलग अलग रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। मेन टाइम में घुरिद अंपायर जो है अपना जो घूर पे बेस्ड थी, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, घूर आपका नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में आता है, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंस में आता है। घुरिड जो है स्टार्ट करते हैं, मतलब घुरिड्स आपके वैसल्स रहते हैं, गजनी के वैसल्स आपको पता होगा ना, जो छोटे मोटे चीफ होते हैं वो रहते हैं, लेकिन जल्दी ही उनको जो है वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। 1173 AD में जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिनको मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है, ये जो है गद्दी संभालते हैं गजनी की। 1190 में मोइजुद्दीन मोहम्मद जो है पेशावर अपने कब्जे में करते, लाहौर, सियालकोट ये अपने कब्जे में करते हैं, और दिल्ली की तरफ जो है मतलब एकदम पूरा प्लान बना के रखने की दिल्ली पे कब्जा करना है। मीनवाइल अब जो है नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन सही नहीं हो रही थी तब तक कि मतलब चौहान पावर हमको जो है ग्रो करते हुए दिखे। चौहान रूलर्स ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तुर्कों को मार दिया, मार गिराया, जो राजस्थान में आना चाहते थे। मोस्ट प्रोबेबली जो पंजाब साइड से आ रहे थे उन्होंने दिल्ली को जो है दिल्ली पे कब्जा जमा लिया। दिल्ली को पहले दिल्लीका कहा जाता था, ठीक है। दिल्ली पे अपना कब्जा जमाया फ्रॉम दी तोमस अराउंड द मिडिल ऑफ द सेंचुरी के मिडिल में, और चौहान पावर यहीं से एक्सपांड होने लगा, ठीक है, टुवर्ड्स दी पंजाब। और गजनवीद रूलर्स जो थे, जो एरियाज के थे, उनसे एक तरीके से इनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो है हमको फिर यहाँ से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बैटल आता है, बैटल ऑफ तारेन। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से दो एम्बिशियस रूलर्स में बैटल होते हैं, एक तरफ मोइजुद्दीन मोहम्मद, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। काफ़ी इनएविटेबल था ये बैटल। अब ये जो बैटल है आपकी शुरू कैसे होती है, तो ये शुरू होती है कुछ राइवल क्लेम से जो ताबर हिंदा पे किया जा रहा था। अब ये जो है मतलब क्लेम करते हैं कि ताबर हिंदा हमारा रीजन है, ये क्लेम करते हैं कि हमारा। इसी पे एक बैटल लड़ी जाती है तारेन में 1191 में। 1191 में घुरिद फोर्सेस कंप्लीटली जो है मतलब उनको भगा दिया गया था, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद की जो लाइफ है वो बचाई एक यंग खलजी हॉर्समैन ने, ठीक है, घुड़सवार की वजह से वो बच गया। अब पृथ्वीराज जो है एक तरीके से तबार हिंदा की तरफ और आ गए थे, उस पर कब्जा जमा लिया। करीब 12 मंथ के सीज के बाद, सीज मतलब जब आप घेर के रखो किसी को, और एक छोटी सी कोशिश जो है पृथ्वीराज की थी कि उनकी अब भाई घुरिड्स को तो पूरा निकाल ही देना है, बाहर फेंक देना है पंजाब से। और इसी के बाद जो है एक साल बाद जस्ट 1192 में वापस दूसरा बैटल होता है तरेन का, और ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट होता है। यहीं से पूरा भारत का जो मिडिवल हिस्ट्री है, इतिहास है, बदल जाता है। मोइजुद्दीन मोहम्मद जो है बहुत ही केयरफुल प्रिपरेशन करके रखते हैं, बहुत बड़ी तैयारी करके रखते हैं, और जब तक पृथ्वीराज को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा खतरा आ रहा है मेरे पे, उन्होंने बहुत सारे दूसरे नॉर्थन इंडिया के राजा से जो है एक तरीके से हेल्प मांगी। और हमें यह बताया जाता है कि जो राजास थे उन्होंने कोई अपना ऐसा हेल्प नहीं भेजा, ठीक है। मतलब कुछ राजाओं ने हेल्प भेजा, लेकिन एक आपके जो कन्नौज के रूलर थे वो काफ़ी दूर थे, जयचंद्र, ठीक है। और इसके जो है एक तरीके से एक लीजेंड भी है इसके पीछे, मतलब एक स्टोरी भी है। और ये इस वजह से था क्योंकि पृथ्वीराज ने जो जयचंद्रा की बेटी थी संयोगिता, जो पृथ्वीराज से प्यार करती थी, ठीक है, तो उन्होंने जो है एक तरीके से इसको अबडक्ट कर दिया था, इनकार कर दिया था। अब लेकिन ये बहुत सारी जो बातें हैं ये बहुत सारे हिस्टोरियंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कितना ट्रू है कितना फॉल्स है हम इस पर जज नहीं कर सकते। बट हाँ, अब ये जो कहानी है ये बहुत बार जो है मतलब बहुत आगे एज अ रोमांस जो है लिखी गई बाय द पोएट चंद बरदई,
इसमें बहुत सारे इम्प्रोबेबल इवेंट्स भी हैं। अब जैसा हमने देखा कि एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग रिवलरी हमको देखने को मिलती है इन दो स्टेट में, और ऐसा कोई सरप्राइजिंग जो है इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, कोई फैक्ट नहीं था कि जयचंद्र जो है दूर क्यों रह गए। दूर थे क्योंकि दुश्मनी भी थी, ये तो एक ऐसी ऊपर से बहाना दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे दूसरे रीजंस थे जिसकी वजह से वो दूर रहे। अब टर्किश आर्मीज आती है, तुरंत वो जो है बहुत सारे फोर्ट्रेसेस पे अपना कब्जा करती है, हांसी, सरस्वती, सामना, और तुरंत वो अजमेर पे हमला करते हैं। अजमेर उनके कब्जे में। पृथ्वीराज को जो है फिर एक तरीके से डिफीट कर दिया, फिर पृथ्वीराज को अलाउ किया, ठीक है तुम जो है कुछ समय रूल कर लो अजमेर पे। और इसकी जो सबूत है या इसका जो एक प्रूफ है वो हमको कॉइन से मिलता है, जहाँ पे एक तरफ पृथ्वी राजा देवा और दूसरी तरफ जो है श्री मोहम्मद सम ऐसे कुछ शब्द लिखे थे। और बहुत जल्दी पृथ्वीराज को वापस एग्जीक्यूट किया जाता है ऑन अ चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद उनके बेटे सक्सीड करते हैं। इस तरीके से आपका जो बैटल ऑफ तरेन है वो खत्म होता है। ओके, अब तुर्किश कैसे मतलब जो है अपना एक तरीके से कब्जा जमा लेते हैं गंगा वैली पे, मतलब बिहार और बंगाल पे। अब 1192 और 1206 के बीच में क्या होता है कि जो तुर्किश रूल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है गंगा जमुना डूब पे, उसके साथ साथ आजू बाजू वाले एरिया में, और इसी समय जो है बिहार बंगाल भी उनके कब्जे में आता है। तो जो बैटल होते हैं तराइन और चंदावर के, ये एक तरीके से फाउंडेशन बिल्ड करते हैं टर्किश रूल का इन नॉर्थ इंडिया। तो तराइन वाला हमने देखा था, ठीक है, कि कैसे मतलब ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इन्होंने अपने पूरे कॉन्क्वेस्ट को कंसोलिडेट भी किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से मतलब बहुत ही बड़ा काम किया तोक्स ने, और एक तरीके से ये जो है मतलब जो पूरा कंट्रोल है इनके पास करीब 50 साल और उससे ज़्यादा रहा। इसके बारे में खैर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मुइज़ुद्दीन थे वो आपके 1206 तक रहे सिर्फ, और इसी समय जो है उन्होंने पावरफुल फोर्ट जो बयानगा था वो अपने कब्जे में किया, और ग्वालियर का, टू गार्ड दी सदर्न फ्लैंक ऑफ दिल्ली, ताकि जो सदर्न पार्ट है आपका दिल्ली का वो कंट्रोल में रहे। इसके थोड़ी देर बाद ऐबक ने कलिंजर पे जो है अपना पूरा कब्जा जमाया, महोबा और खजुराहो जो चंदेल रूलर से उनसे छीन लिया। उसके बाद एक खलजी ऑफिसर थे आपके बख्तियार खलजी, ठीक है, जिनके अंकल ने जो है बैटल ऑफ तरेन लड़ा था, उनको अपॉइंट किया गया इंचार्ज ऑफ सम ऑफ द एरियाज बियॉन्ड बनारस। तो बनारस के बियॉन्ड जो एरियाज थे उनका इंचार्ज बैख्तार खली अपना इनको मिल गया, बख्तियार खलजी को मिल गया। अब बहुत सारे केयरफुल प्रिपरेशन करते हुए बख्तियार खलजी मार्च करते हैं अपने आर्मी के साथ टूवर्ड्स नादिया। ये पिलग्रिम सेंटर रहता है जहाँ पे सेना रूलर लक्ष्मण सेना जो है उन्होंने अपना एक पैलेस बनाया था। बख्तियार खिलजी एक तुरंत सडन अटैक करते हैं पैलेस पे और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सेना जो रूलर रहते हैं लक्ष्मण सेना, ये पीछे डोर से निकल चलते हैं, बख्तियार मार्च करता है और पूरा सेना कैपिटल अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है, लखनऊती, बिना किसी अपोजिशन के। अब लक्ष्मण सेना जो था ये सुनरगांव में मूव हो जाता है फिर साउथ बंगाल में, जहाँ पे वो और उसके सक्सेसर जो है रूल अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो कि ऐबक और टर्किश आपके जो है और खलजी चीफ जो है ट्राई कर रहे थे कि हम जो है एक्सपांड करेंगे और काफ़ी कंसोलिडेट करेंगे टर्किश गेन्स को नॉर्थ इंडिया में। मुइज़ुद्दीन और उसके भाई वहीं पे कोशिश कर रहे थे कि हम घुरिद एम्पायर को बढ़ाएंगे सेंट्रल एशिया में। अब ये जो इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस थे घुरिड्स के, ये एक तरीके से जो है इनकी लड़ाई हो जाती है, इनको एक कॉन्फ्लिक्ट में ले आता है विद दी पावरफुल ख्वारिज़मी एम्पायर। ख्वारिज़मी एम्पायर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो एकदम शुरुआत के स्लाइड में दिखाया था, अभी वापस एक बार दिखा दूंगा। अब 1203 में क्या होता है, मुइज़ुद्दीन जो है काफ़ी डिजास्टर्स डिफीट जो है सफ़र करते हैं, मतलब हार जाते हैं बहुत बुरे तरीके से ख्वारिज़मी रूलर से। अब ये डिफीट जो है एक तरीके से बहुत ही बुरे टाइम पे आता है, ठीक है, तुर्क्स के लिए। अब वहाँ पे जो है ये डिफीट के बाद सेंट्रल एशियन रीजन से उनका पत्ता कट हो जाता है। अब वो पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत भारत देश पे लगाते हैं, और यहाँ से एक तरीके से जो है एक एमरजेंस हमको देखने को मिलता है टर्किश का। अब यही एक ये था भाई, अब उनके सामने एक ही जो है रास्ता था, तो उसको ही उस पर ही चलने वाले, उसी को फॉलो करने वाले। तब जो है एक तरीके से इंडिया को पूरे तरीके से इन्होंने मतलब पूरा ध्यान लगाया, अपना पूरी ताकत लगा दी तुरंत। इमीडिएट कंटेक्स्ट में जो है जो डिफीट थी मुइज़ुद्दीन की, यहाँ पे बहुत सारे जो इनके अपोनेंट्स थे उसको भी मतलब थोड़ा बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो अपोनेंट से जो है इंडिया में वॉर थोड़े ज़ोर ज़ोर से मतलब सामने आने लगे, ठीक है। खोखार्स एक वार लाइक ट्राइब थे, ठीक है, जो वेस्टर्न पंजाब में थे, वार लाइक ट्राइब, और ये बहुत ही खतरनाक होते थे। इन्होंने जो है एक तरीके से पूरा एक कम्युनिकेशन कट कर दिया था लाहौर और गजनी के बीच में, ताकि जो भी इंसिडेंट लाहौर वगैरह में वो गजनी तक जा ना पाए। अब मुइज़ुद्दीन ने अपना लार्ज कैंपेन लीड किया था इंडिया में 1206 में इन ऑर्डर टू डील विथ खोखार रेबिलियन। मतलब ये जो खोखार जो ट्राइब है ना आपकी, जो रेबल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, एजुटेट कर रहे थे इनके अगेंस्ट, इनको सबक सिखाने के लिए आए थे और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई, ठीक है। और बहुत ही मतलब जो है लार्ज स्केल पे स्लॉटर हुआ यहाँ पे। और जब गजनी वापस जा रहे थे, उनको उन्हीं के एक मुस्लिम फैनाटिक
जो है एक मुस्लिम फैनाटिक ने जो दूसरे राइवल सेक्ट को दुश्मन के सेक्ट को बिलोंग करते थे, उन्होंने जो है गजनी को मार दिया। इस तरीके से गजनी का अंत हो जाता है। अब यहाँ पे राजपूत भी डिफीट हो जाते हैं। तो अब जो लीडिंग स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया में, उनके डिफीट के बाद विद इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ अबाउट 15 ईयर्स जो टर्किश आर्मीज हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए था भाई। अब जो रिसेंट रिसर्च है वो ये दिखाते हैं कि जो तुर्क हैं वो अपने आप को, उनके पास कोई सुपीरियर वेपन्स नहीं थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडियंस। उनकी जो वीकनेस थी, ठीक है, जो इंडियंस की वीकनेस थी वो क्या थी? अब यहाँ पे वीकनेस इंडियंस में थी, वेपन्स वगैरह के मामले में इंडियंस वीक नहीं थे, बल्कि सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी। अब फ्यूडलिज्म का ग्रोथ काफ़ी हो चुका था, लोकल लैंड एलिमेंट्स और चीफ्स काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा वीक हो गया था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पूरा वीक हो गया था इंडियन स्टेट का। तो रूलर्स को बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता था चीफ्स पे, जो बहुत रेयरली कोऑर्डिनेट करते थे, ठीक है, और बहुत जो है मतलब जो क्विकली रिएक्ट करे बैटल वगैरह को। और वहीं पे जो दूसरा ट्राइबल स्ट्रक्चर था तोक्स का, और जो ग्रोथ था आपका इक्ता और खलीसा सिस्टम का, ये दो सिस्टम थे आपके तोक्स में, जिस वजह से उनकी आर्मी काफ़ी स्टेबल रही। बहुत बड़ी बड़ी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी वो जो है एक तरीके से रख पाई कि जब जरूरत पड़े तब हमला कर दिया। अब जो इंडियंस थे वो इन सारे मूव से कस्टम नहीं थे। इसके साथ साथ उनकी जो है ऑर्गेनाइज जो बॉडी थी हॉर्समैन की, वो ज़्यादा जो है दूर तक का फासला नहीं कर पाती, ठीक है। और इसके साथ साथ जो राजपूत थे, इनके पास भी बहुत सारे माउंटेड आर्कर्स या हैविली आर्म्ड कैवेलरी जो है मतलब उतनी खास नहीं थी। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था तुर्क्स का, इन्होंने एक एडवांटेज दिया किसको? अपने तुर्क्स को इनके खिलाफ। अब इक्ता सिस्टम था वो जो है मतलब स्लोली ग्रो होने लगा वेस्ट एशिया में, और इसमें जो है एक तरीके से, अब इसका मतलब क्या था, इसमें एक टर्किश चीफ क्या करता था, एक लैंड देता था एज इक्ता, जिसमें से वो कुछ जो है लैंड रेवेन्यू लेता था और टैक्स जो है मिलता था ड्यू टू दी स्टेट। ओके, तो इस लैंड के बदले में उसको टैक्स वगैरह मिलता था। इन रिटर्न उसको क्या देना पड़ता था? इन रिटर्न उसको बहुत बड़ी ट्रूप जो है एक तरीके से मेंटेन करनी पड़ती थी अपने रूलर के सर्विस के लिए। अब जो ग्रांट था वो हेरिडेटरी नहीं था, मतलब ऐसा था कि सब सुल्तान पे डिपेंड करेगा, सुल्तान चाहे तो जिसको चाहे उसको वो दे सकते हैं। तो सुल्तान अपना रेवेन्यू डायरेक्टली पीसेज ऑफ लैंड से उठाते थे, जिसको हम खालिसा बोलते थे। तो एक तो वो इक्ता दे दिया करते थे, जहाँ से उनको फ़ायदा सिर्फ आर्मी का, दूसरा उनका खालिसा था जिससे डायरेक्ट पैसे आते थे, जिससे वो बहुत बड़ी बड़ी आर्मी अपनी जो है चला पाते थे। तो बहुत सारे टर्किश ऑफिसर्स स्लेव्स थे, ठीक है, जिनको ट्रेन किया गया वारफेयर के लिए और काफ़ी बढ़ा दिया गया, उनका नंबर काफ़ी बढ़ा दिया गया सुल्तान के सर्विस में। इसके साथ साथ जो सुल्तान थे उन पे मतलब एक तरीके से टोटल ट्रस्ट बनाने का पूरा ये किया गया था। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रेवरी की अगर बात करें तो राजपूत जो है इन्फीरियर नहीं थे बिल्कुल भी तुर्क से, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कास्ट की भी कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की, कोऑर्डिनेशन की कमी हमको देखने को मिल रही थी। समझ में आ रहा है? और इसके साथ साथ अगर नंबर्स की बात करें तो राजपूत आर्मीज भी बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन जो है मतलब जो मैंने आपको ये बताया, जो डिफेक्ट बताया, उस डिफेक्ट की वजह से थोड़े पीछे रह जाते हैं। फाइनली राजपूत को भी डिफीट किया जाता है और ये जो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जो एक तरीके से डिफीट कर देते हैं राजपूत को। और 10th सेंचुरी के एंड से, मतलब जब 10th सेंचुरी खत्म होने वाला रहता है उसके बाद से तुर्क जो है इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं। राजपूत जो है अपना एक प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस जारी रखते हैं और बहुत बार ये डिफीट भी कर देते हैं। लेकिन जो राजपूत है, जैसा मैंने बताया कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजिक विजन नहीं था, ठीक है, और वो जो है मतलब बाहर की तरफ देख भी नहीं रहे थे। एक बार इंडिया का जो आजू बाजू वाला इलाका जैसे काबुल, लाहौर, वो तुर्क को चले गया तो उसको वापस जो है रिकवर करने की कोशिश भी नहीं की। अब इससे जो है एक तरीके से जो गजनवीड्स हैं वो काफ़ी अंदर आ चुके थे, है ना। तो इस तरीके से मतलब जो है सिर्फ थोड़ी कोशिश की गई थी पंजाब से गजनवीड्स को भगाने के लिए, बाकी आजू बाजू वाला इलाका ऐसे ही छोड़ दिया गया, ढीले पड़ गए थे एकदम, ठीक है। तो राजपूत का सिर्फ जो है इंडिया में ही ये था, राजपूत इंडिया में सिर्फ ये देखते रहे, बाहर का ध्यान ही नहीं दिया कि यार ये भी चले गया मेरा बाहर का, वो भी चले गया, सिर्फ इंडियन सेंट्रिक थे। और यही रीज़न है कि वो ज़्यादा जो है मतलब डेवलपमेंट नहीं कर पाते, बाहर भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते, स्पेशली टू सेंट्रल एशिया, जहाँ पे एक तरीके से जो है मतलब जहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदली है, जहाँ से इंडिया की हिस्ट्री बदली है। ओके गाइस, तो ये था आपका जो है 5th क्लास। आई होप कि आपको जो है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझ आया हो। इसी तरीके से चीज़ें चलती रही और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने शायद मार्क किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे से मेहनत करो और पढ़ते रहो। टेक केयर।